अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 10 और हम बात करेंगे अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं रहती या ज्यादा देर पा नहीं रहती। जैसे कॉल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, उसी तरह से एक बयानिए को इस तरह से तब्दील नहीं करना चाहिए जैसे कि लिबास तब्दील किए जाते हैं। इस मुल्क में अलमिया यही है कि यहाँ पे बयानिए वक्त की जरूरत के तहत तब्दील किए जाते हैं, ना कि अपनी सोच के ऊपर। और ये जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है, इसने अवाम को भी बांट दिया है और कहीं ना कहीं पार्टीज भी बट गई हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब। बिल्कुल जिस तरह मैंने बंटवारे की बात की, तो आपने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है, उस पर हम आएंगे बाद में कादिर बलोच साहब। लेकिन सबसे पहले क्योंकि आपका बलोचिस्तान से एक बड़ा डायरेक्ट राब्ता भी है, आपकी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, आप खुद भी बलोच हैं, आप बलोच रेजिमेंट से भी आपका ताल्लुक है, आप कोर कमांडर भी रहे, फिर आपको गवर्नर, आपने बल्कि कहा जाता है कि आपने गवर्नर बनने के लिए जरा टेक ओवर किया, इस पर भी मैं जानना चाहूंगा। और दूसरा एक सवाल यह है कि मुशर्रफ साहब के दौर में कहा जाता है कि आपके राब्ते उनके साथ बहुत अच्छे थे और आपकी उनके साथ अच्छी थी, इसलिए आपकी अपॉइंटमेंट्स भी होती रही, लेकिन आपको 6 महीने बाद ही आपको रिमूव करके दूसरे गवर्नर आ गए। तो इसकी क्या कहानी थी? कोई खास वजह थी उस नाराजगी की मुशर्रफ साहब की? आई नो कि मैंने आपसे जरा एक साथ ही पूछ लिया, लेकिन मैंने कहा मैं आपको पॉइंट्स रख दूं। Bismillahirrahmanirrahim. I was privileged actually to prematurely retire from the army and take over as the governor of Balochistan. जी। और मुझे परवेज मुशर्रफ साहब ने वो उसने बताया कि आपको मैं प्रीमेच्योरली रिटायर इसलिए करना चाहता हूँ कि आई वांट टू डू समथिंग इन बलूचिस्तान एंड यू कुड बी मोर हेल्पफुल टू मी while being the governor of the province. And उन्होंने मेहरबानी की, मुझे अपॉइंट किया as governor and I took over and I thought that I could do something and something really good for the solution of Balochistan problem. I was very confident, telling very frankly. And मेरे ताल्लुकात थे ट्राइबल एल्डर्स के साथ और मेरे ताल्लुकात उन लोगों से थे जो कि ट्रबल काज कर रहे थे या जिनकी वजह से जिनको डिफिकल्ट समझा जा रहा था कि उनसे डील करना मुश्किल हो जाएगा। लाइक सरदार अताउल्लाह मेंगल, वो पॉलिटिकल फील्ड में वो थे, और फिर ये वो लोग थे। और हैरबियार मरी उस वक्त इतना सामने नहीं था, उनके वालिद थे खैरबख्श मरी, अलाइव देन, हिज फादर। आई वाज नॉट वेरी थिक विद हिम और वेरी क्लोज टू हिम, but I could have approached him indirectly, Ataullah Mengal and Akbar Bukti. And these two fellows, they were basically these three were the stalwarts, and because of whom people used to talk about the problems of Balochistan. So what was the fallout factor between you and Musharraf? मैं आपको बता रहा हूँ कि and इस दौरान में 2 इवेंट्स हुए। अच्छा। एक लेटर was sent from the federal government और वहाँ पर जमाली साहब के कैबिनेट मीटिंग में एक पॉइंट पुटअप किया जाना था रिगार्डिंग ग्वादर, और ग्वादर का एक प्रपोजल, कोई सम ब्राइट मैन हैड गिवन अ प्रपोजल regarding Gwadar that should be made as part of federal, it should be made federal territory, it should be like a sector of Islamabad. Who was the letter sent fully controlled. बहुत किसने भेजा था? Chief Minister. Okay. Chief Minister of course brought it to my notice. It also came to my notice through other means also. Okay. और जब मुझे इसका पता चला कि जी तो I thought that this is not on. My views were that Gwadar should be treated like Karachi. Karachi is part of Sindh, Karachi is part of federal government का जो भी है सब किताब। तो I straight away went to Islamabad, discussed it with the Prime Minister, काफी अनाउंस शो किया जो भी था। मैंने कहा जी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा to do as governor, and I'm sorry I will not be a part of a decision where I am the governor and such a decision is taken. So or good or bad, whatever that, those were my views. Or they were conveyed to the president. And this is 6 महीने में कितने महीने हो गए थे इस पॉइंट? ये इस पॉइंट को तकरीबन 5 महीने के बाद, 5 साढ़े 4 5 महीने के बाद, एग्जैक्ट टाइम आई डोंट नो। हां बट ठीक है, ये पॉइंट हो गया। सो दिस पॉइंट वाज किल्ड देयर एंड thereafter the matter was not taken to the cabinet. कैबिनेट में नहीं ले गए। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि ये बलूचिस्तान अकबर बुक्टी साहब was causing problems to the government, और वो उसने 2 प्रॉब्लम वो अपने डिमांड्स पुटअप किए थे। एक डिमांड ये था कि 102 खान सामान थे और मेस वेटर्स थे और मालीज थे। ये उनकी नौकरियां कच्ची थी, दे वर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और वो अकबर बुक्टी साहब चाहते थे कि ये परमानेंट किए जाए
उसका व्यू पॉइंट ये था कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो 20-20, 30-30 साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं ठीक। और इनको इसी तरह से रखा हुआ है। और एक और पॉइंट था कि हर 2 वेल्स के ऊपर एक एडिशनल चौकीदार रखा जाए। जो सुई के वेल्स थे वो 3 चौकीदार ऑलरेडी थे। उनका लॉजिक ये थी कि ये जो 2 वेल्स का ये 6 आदमी में से कोई बीमार पड़ जाए तो देयर शुड बी अ रिजर्व। ही वांटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर हिज पीपल, वेल भी कर रहा था। मैं बुक्टी साहब के पास गया, बुक्टी साहब ने वो चौकीदार वाली ड्रॉप की, लेकिन ये जो मुलाजमीन के मामले में ही डिडंट एग्री। उसने कहा जी दिस इज नॉट फेयर, और ILO के रूल्स के मुताबिक 90 दिन से ज्यादा किसी आदमी को आप टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते, आपने परमानेंट करना है। He quoted that. When I went back to Quetta, thereafter I called a meeting in Islamabad, और उस मीटिंग में उसमें परवेज शकूर साहब आए जो उसके थे अपना ये नेचुरल रिसोर्सेज के, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के वजीर थे। इंटीरियर मिनिस्टर भी वहाँ पर आया, इनके सेक्रेटरीज भी आए, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान वाज आल्सो देयर, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान वाज आल्सो देयर, और वहाँ पर देन वी वर टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम कि हाउ टू सॉर्ट इट आउट। वहाँ दरमियान में रिवील हो गया कि जी इसी तरह के लोग मालीज, खान सामा और ये जो है अपना मेस वेटर्स, इनके आधे ऑलरेडी परमानेंट हैं। अच्छा। और ये इनको टेम्परेरी रखा हुआ है। तो मैंने सर व्हाट इज दिस, उन्होंने कहा सर एक्चुअली बर्मा शेल इस सुई को ऑपरेट कर रहा था किसी जमाने में, तो उनके दौर में एक मैस था, उस मैस में जितने भी लोग थे उनको तो परमानेंट उन्होंने रखा हुआ था। इसके बाद हमने एक्सपेंशन हुई और हमें 3 और सैटेलाइट मैसेज खोलने पड़े, और उन मैसेज में एक्चुअली ये 102 आदमी वहां पर एम्प्लॉयड है। 102 आदमियों के भी आपको ये लगा कि वो आधे से ज्यादा जो है, मैंने कहा भाई एक कैटेगरी के लोगों मैंने कहा भाई एक कैटेगरी के लोगों को 2 डिफरेंट तरीके से कैसे आप ट्रीट कर सकते हो। उन्होंने मिस इन्फॉर्म किया होता वगैरह वगैरह। सो आई सेड दे आर हियर बाय regularized. I will go and talk it out to the president. I was very sure about it. And then I sought an appointment with the president on I was called on 3rd of August 2003. तो मैं वहाँ पर चला गया, तो हामिद जावेद was ब्रिगेडियर हामिद जावेद, सॉरी जनरल हामिद जावेद उसके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। He was my instructor also. तो he was pulled down, तो मुझे देख के कहता कादिर I am so sorry, I don't have a good news for you. तो मैंने कहा सर क्या हुआ? कहता president wants that we cannot pull along with you any further. थोड़ा सा शॉक हुआ मुझे for about 5 seconds. मैंने कहा रीजन क्या है? कहता कि रीजन ये है कि your president says that you are too soft on the tribal, the leadership and chieftains, and plus you are opposing the federal government on Gwadar affair. So ये 2 reasons है, but if you want to see the president, you could see him, और you could ये आपको वो भी तो मतलब आपकी कोई पर्सनल एनिमिटी या कोई ऐसी बात नहीं हुई, आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई जनरल में से? बस आपको ये पैगाम दिया गया। Then I met the president. मीटिंग में क्या हुआ? और प्रेसिडेंट के साथ 1 घंटा मैंने लगाया, and he had all very good words for me and everything from my professionalism and this, that and all. And he even at the end he offered me any post that you want to take, but not any ambassadorship abroad या किसी corporation वगैरह को, and you could do that. But unfortunately it's not possible for me to pull along with you in the political field of Balochistan. क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको लगता है सरदारी निजाम में कुछ? देखिए मैं आपको सलाम, इसमें कोई शक नहीं है कि सरदारी निजाम था बलूचिस्तान में। सरदारी निजाम वाज डन अवे विद इन 1954 में जब 1 यूनिट बना, सरदारों के पास लेवीज वेवीज ये फोर्स वगैरह था, और उस वक्त बलूचिस्तान स्टेट यूनियन था जिसकी सरमाई खान खलात करते थे, जिसके बाकी 4 और पिलर्स थे, 3 और नवाब ऑफ खारान, नवाब ऑफ बकरान एंड जाम ऑफ लसबेला, वो उसके मेंबर थे। सरदारों का भी एक रोल था, लेकिन एवरीथिंग वाज डन अवे विद 54 में। क्या सरदारी निजाम अब एग्जिस्ट नहीं करता? नो, नथिंग। सरदारी निजाम में कुछ भी नहीं। व्हाट इज सरदारी निजाम? व्हाट इज सरदारी निजाम? एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सरदार आर देयर,
और सरदार फैसले करते हैं, फैसले इस तरह से करते हैं अगर दो पार्टियां चले जाते हैं उनके पास, जिस तरह पंचायत होता है पंजाब में या सिंध में जो कार्रवाई है, एग्जैक्टली दिस वे पीपल गो टू द सरदार्स और सरदार फैसले करते हैं और सरप्राइजिंगली पीपल गिव देम, जो जुर्माना होता है उसका चौथा हिस्सा सरदार को देते हैं। तो सरदार ना है ना, फिर पंचायत क्यों करे? लेकिन ऑन द अदर एंड सना, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आज के कौमी असेंबली में आप देख लें तो आपको सरदार, आई डोंट थिंक कोई सरदार अगर है वहां पर तो कोई है, मेरे ख्याल में 1 या 2 होंगे आउट ऑफ 14 मेंबर्स। चलो साहब आपको रोकूंगी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आने के बाद हम बात करेंगे। राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन मांग रहे थे, क्या जानते हैं बलूच साहब उस बारे में, और नवाज शरीफ साहब से नाराज तो हैं, आगे क्या इम्कानात हैं, ब्रेक के बाद। जी एंड वेलकम बैक टू दस। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर अब्दुल कादिर बलोच साहब। मैंने सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू किया, राना सनाउल्लाह साहब का, पिछले हफ्ते, और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे सवाल भी किया कि चौधरी निसार साहब जब नाराज हुए थे और लीडर्स नाराज हुए थे, आप उनको मनाने जाते, क्योंकि मुझे ये नजर नहीं आया कि आपको मनाने के लिए कोई टीम तश्कील दी गई या आपको कोई आपके कोई ग्रीवेंसेस एड्रेस करने के लिए कोई कमेटी बनी या कोई लोग आपके पास आए, मतलब ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये तो पता था कि राब्ते हो रहे हैं लेकिन ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। तो उन्होंने कहा देखें, मैं एपीसी की मीटिंग में बलोच साहब मेरे साथ बैठे थे, मेरी साथ वाली सीट पे बैठे थे, और वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने इस बयान को पसंद किया बल्कि उसको इंडोर्स भी किया, यानी कि तायद की और कहा कि बिल्कुल ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल्स को पॉइंट आउट करेंगे तो पूरे जो लोग हैं या पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो मुतासिर नहीं होगा। और आप राणा साहब ने यहां तक कहा कि जो छावनी के ऊपर एक सोल्जर होता है वो भी ये सोचता है कि मैं क्यों मतलब मेरे बारे में ऐसी बात क्यों की जा रही है, मेरी कुर्बानी की इतनी कम कीमत क्यों लगाई जा रही है। तो आपने ये कहा था, फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस रन अबाउट? पहली बात यह है कि राणा साहब ने जो कुछ कहा सही कहा। मसला यह था कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो कि बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, बलूचिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके थे, उनके खिलाफ मीडिया में कोई बात आई थी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों इंक्लूसिव, न FIA की कोई इंक्वायरी थी, न नैब का कोई केस था उनके खिलाफ, इलाके के नोटेबल थे, चीफ ऑफ जालावान उसको कहते हैं, ये सरदारों का सरदार, सबसे बड़ा सरदार था, और मेरे ट्राइब से भी था। ये मैं कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा, कोई एग्जैक्टली कोई बात नहीं। ये पार्टी जलसा था और जलसे में मुझे मियां साहब की तरफ से डायरेक्ट मैसेज आया कि जी जन साहब इंश्योर कर लेना कि मुस्लिम लीग नून शुड बी विजिबल देयर। So I requested नवाब सनाउल्लाह ज़हरी who at that point of time, उस वक्त वो वहां पर थे, दुबई में थे, और उनका गला खराब था, कोई ट्रीटमेंट ले रहे थे बकौल उनके, एंड इसके अलावा जब भी ये मीटिंग्स होते थे क्वेटा में और पार्टी की जितनी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, he used to pay for it। चलिए ठीक है, वो सनाउल्लाह ज़हरी को आपने बुलाया, आपने मियां साहब को बताया था कि मैं सनाउल्लाह ज़हरी साहब को फोन करूंगा और उनको मदद करूंगा। क्या जरूरत थी? ये क्या बात हुआ? आपने नहीं, पार्टी के एक मेंबर को एक सीनियर, उसके लिए तो आई मीन कोई पॉलिसी नहीं, मतलब वो पार्टी भी तो ये कह रही है कि 2.5 साल से मुश्किल वक्त आया तो वो दुबई जाकर बैठ गए। मियां साहब जिस वक्त हॉस्पिटल गए थे, सनाउल्लाह दुबई से आया, मैं और सनाउल्लाह गए दुबई में, अब उसमें सर्विसेज हॉस्पिटल मियां साहब की मिजाज परसू के लिए, वहां पर वो नहीं मिले, देन आई लेफ्ट ए लेटर, और शहबाज शरीफ साहब के घर चले गए, वहां पर लेटर मैंने छोड़ा और उनके लिए ये कहा कि मैं सनाउल्लाह आए थे करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। उसके अलावा एक और ऐसा मौका था जहां पर उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, और उस वजह से उन्होंने पर्सनली अपोलोजाइज किया उसके मरियम बीबी से, और मरियम बीबी ने बल्कि 2-3 मिनट उसकी तारीफ की लास्ट विजिट में जब वहां पर क्वेटा आए हुए थे, तो उसको उन्होंने कहा कि जी ही विल नॉट बी परमिटेड। नवाब सनाउल्लाह आए थे मेरे कहने के ऊपर, ऑन 24th आई एम टोल्ड कि जी सॉरी, he cannot sit on the stage, he cannot be, उसको बता दे कि वो ना आए मीटिंग में। मैंने कहा जी ये बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा, he is a tribal chief, और दूसरा और रीजन उन्होंने बताया कि जी वो अख्तर मेंगल साहब विल फील बैड अबाउट इट बिकॉज वो अपना पार्टी का एक वर्कर है जिसके मामू का बेटा था, वो हैड बीन मर्डर्ड, कि उसको वो ला रहा है स्टेज के ऊपर, दोनों का स्टेज पे बैठना ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, इस मैटर को मैंने ऑलरेडी सॉर्ट आउट किया हुआ है, अख्तर हैज एग्रीड। 8 बजे का क्या कॉन्सिक्वेंस है? 8 बजे की क्या? नहीं, 8 बजे की बात ये हुई कि 8 बजे के करीब मुझे मियां साहब का वो बयानिया सामने आया, जो मैं जलसे में नहीं था, वहां पर तो नहीं सुन सका। अच्छा, नाराजगी के बुनियाद पर मैंने मरियम बीबी को एयरपोर्ट पे सियाफ किया, उसको जलसे पे मैं ले गया, जलसे पे जाके गाड़ी से जिस वक्त वो उतरी है, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि जन साहब आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, शी न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग,
शी डिडंट टेल मी, मुझे ये भी नहीं कहा कि चलें जलसे में आप हमारे साथ आ जाए। शी जस्ट वॉक टू द जलसा। और उसके उनको बाद था कि मुझे आप जलसे में मौजूद नहीं है? जी, उनको एम था कि आप जलसे में मौजूद नहीं थे? किसको? आपने सिर्फ पिकेट ड्रॉप किया मरियम को। मैडम मैं पार्टी का प्रेसिडेंट था, I was supposed to escort her to the stage and I was supposed to be sitting उसके साइड पे बैठना था मैंने उधर ऊपर। और आपको उसमें और मैं उसी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, अपनी गाड़ी में पिकेट ड्रॉप ही किया आपने, मतलब मैंने उनको स्टेज के साथ जाके ड्रॉप किया वहां पर, और फिर पिक करके वापस एयरपोर्ट ले गए। करके वापस एयरपोर्ट ले गया। एयरपोर्ट पे तमाम की तरफ कोई बात नहीं हुई कि आप क्यों नहीं आए? उन्होंने बिल्कुल ना उससे पूछा ना ये कोई रीजन बताया ना अनाउंस बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। नो नथिंग, नथिंग व्हाटसोएवर। तो मैं जब ये बात सामने आई, जब मियां साहब ने कॉल अपान किया, लास्ट 3 पॉइंट्स जो उन्होंने बताए, उन्होंने कहा आर्म फोर्सेस के लोअर रैंक से और ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी आर्डर उनको दिया जाए तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आईनी तस्वीर और अदरवाइज के बारे में वो दे शुड सी कि वेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और अदरवाइज। सिविल इंतजामिया से भी सिंध पुलिस की तारीफ की और सिविल इंतजामिया से भी यही उन्होंने कहा और पब्लिक एट लार्ज से कहा कि आर्म फोर्सेज आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। एंड आई हैव ऑलरेडी दिस, ये आप उठाएं, उसकी तकरीर उठाएं ना। ये जो पॉइंट था है या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है सना। उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और अदरवाइज इवन परवेज मुशर्रफ का केस 13-14 साल हो गए जनरल साहब का, उसका फैसला नहीं उसका कि आईनी था गैर आईनी। तो कहाँ वो जो उनकी कॉल थी वो गैर आईनी थी, वो जो मैं आपको बता रहा हूं कि बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया हुआ है कि गिवन बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो आर्मी का काम है कि वो उनको बॉर्डर्स को डिफेंड कर लेना, दूसरा इन एड ऑफ सिविल पावर टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर व्हिच इज गिवन टू देम बाय द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम। ये दिया हुआ है वहां पर, ठीक है ना। कहीं पर भी ये नहीं है कि जी यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट एज टू वेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल और अदरवाइज। यस, दिस पॉइंट प्रोबेबली कुड बी डिबेटेड एट द आर्मी चीफ के लेवल पे तो हो सकता है। यस, somebody could say आर्मी चीफ को if somebody calls upon him, that's a different thing. I can't say. कोई भी गैर आईनी बात करेगा तो आप उसके खिलाफ खड़े होंगे? Yes, I will. बिल्कुल। तो गैर आईनी तो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत कुछ गैर आईनी हो रहा है। पार्टी के मीटिंग में हाँ। गैर आईनी गैर कानूनी बात के साथ मैं कभी भी नहीं खड़ा हूँगा, कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा। You agree with taking the name कि वो उन्होंने नाम लिया? उस वक्त तक तो मैं बिल्कुल उनके साथ नाम और नाम पे आपको कोई एतराज नहीं है? आज भी आपको नाम पे एतराज नहीं, आपको ये गैर आईनी इक़दाम पे एतराज? गैर आईनी की इक़दाम और आर्मी चीफ का, बिकॉज हम रिटायर्ड ऑफिसर्स आल्सो हम आर्मी चीफ के नीचे आ जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल है और हमारी वो ओबीडियंस बलोच रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है, वो एक दूसरी वो कर्नल इन चीफ है मेरे, तो वो उसकी बात ये आई डोंट वांट टू कट इट आउट एंड एडिट। तो मैं जल्दी से दूसरे सवाल पे आ जाती हूं। मुझे बताएं कि पहली दफा ऐसा हुआ कि मतलब जो भी आपके साथ क्वेटा जलसे में हुआ, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन क्वेटा का जलसा एक बयानिए के हवाले से और बलोचिस्तान के प्रिंसिपल जो इश्यूज हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, उन मतलब कौम परस्त जमातों को और पंजाब की सबसे बड़ी जमात को एक स्टेज पे ले आए और एक बात एक बयानी के थ्रू हुई। आप समझते हैं ये खुशाइन था, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी? देखें, मसला ये है कि कॉम्प्रेस्ट जमात से इससे पहले भी हमें चीफ मिनिस्टरशिप डिनाई किया गया है। यही 2 कॉम्प्रेस्ट पार्टियां, ये अख्तर नहीं था, उसमें नेशनल पार्टी था, वो भी कॉम्प्रेस्ट पार्टी है। वो ज्यादा क्लोज है उन लोगों से जो सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वर किए जाते हैं नेशनल पार्टी वाले, और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये हमारे कोलेशन का हिस्सा थे। हमारी चीफ मिनिस्टरशिप हमारी पार्टी की जो राइट थी 22 मेंबर का, वो हमसे लेके 9 मेंबर 8 मेंबर वाले को दिया गया, वो नेशनल पार्टी को। हम उससे मुत्तफिक थे वो, और उनको ट्राई भी किया गया, कुछ नहीं कर सके, कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं थी। उनको ये वाला कह देना कि ये लोग अभी आए हैं, पीडीएम का हिस्सा है तो बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा, अगर ये हो जाए तो नथिंग लाइक इट। मैं बलूचिस्तान मसले को हल करने के लिए तैयार हूं, तो मैं तो पांव पड़ूंगा जाके इनके भी और मियां साहब के भी, और माफी मांगूंगा और कौम से भी माफी मांगूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी वजह से मिस हो गया। ओके, मियां साहब का बयानी है वोट को इज्जत दो, आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल। अच्छा, और आपकी जगह पर मतलब ये तो आपके कहने के बजाय बगैर भी मैं बताती हूँ क्या साथ दिया। अच्छा, मगर आपके इस्तीफे से मतलब ये निकलता है कि मियां साहब को नाम नहीं लेना चाहिए था, तो दैट यू आर डिनाइंग?
वो अपना मसला सॉर्ट आउट करता है, उसका उसने नाम ले लिया, आर्मी चीफ उसका वो रिप्लाई करेगा जो भी करना है, जो व्हाटएवर ही इज सपोज्ड टू डू। लेकिन यही लोग जब इनके मैंडेटेड और इनके सर्विंग और रिटायर्ड जब इनके टीवी शोज पे बैठ के उसी नवाज शरीफ को गद्दार, करप्ट, चोर, रिजेक्टेड, यहां तक के ट्वीट आती है, मतलब उस इदारे से क्या मुल्क के वकार को नुकसान नहीं पहुंचता? देखिए जी, बात यह है कि मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचता है, किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए, किसी को हक नहीं पहुंचता है। उसकी वजह यह है कि आज तक हमारे 73 ईयर्स की लाइफ में, हिस्ट्री में, एक बंदे आदमी को आप लोग गद्दार साबित नहीं कर सके हो। ये गद्दारी का लफ्ज पहले दिन से चल रहा है। आज तक हमारे कोर्ट्स ने एक भी इंडिविजुअल, मेरे नॉलेज में नहीं, अगर आपके नॉलेज में नहीं, आज तक इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू भी दिया है और जो भी इंटरव्यू देते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन आज तक जब तक किसी कोर्ट के थ्रू आपको गद्दार जो है ना कन्विक्शन आपकी नहीं होती है, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है किसी को। तो ये नहीं, तो फिर ये आपके कह देना कि ये मोदी का यार है, कुलभूषण यादव है, फलां है, दिस इज नॉनसेंस, स्टूपिड, राइट? तो ये आप ये इदारा भी करे तो गलत है। मुझे बिल्कुल यही वही इदारा है जिसकी वजह से आपने अपनी पार्टी से, बिल्कुल आप उसकी मजम्मत करेंगे? बिल्कुल मैं मजम्मत करूंगा इसकी। आप कहते हैं, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को वहां से दायरे की बात करें, देखें इंडिया से क्या नवाज शरीफ को, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अगर ये बात ISPR के थ्रू आ जाता है ना, ISPR के स्पोक्स पर्सन के थ्रू अगर ये बात आ जाता है कि मोदी का यार है और वो गद्दार है, मैं बिल्कुल उसको देना, मैं उसको रिटायर्ड जनरल कर दें और जो मैंडेटेड पर्सन, जिस तरीके से मेरे ओपिनियन को अभी यहाँ पर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, कल 1000 कोई पता नहीं 1 दर्जन आदमी मुझसे डिफर कर ले, फौजी भी डिफर कर सकते हैं, सियासी भी डिफर कर सकते हैं, ये मेरी राय है। And similarly, they have also the right to their opinion. अच्छा, what is the General Rahul Sharif extension story? क्योंकि ये एक बहुत अहम बात है। अनफॉर्चुनेटली ये मामला वहां पर आया, ये मुझसे सवाल पूछा मालिक ने, मोहम्मद मालिक ने मुझसे ये सवाल पूछा कि जी आप मियाँ साहब से आपकी अलहदगी उस वक्त हुई थी, मियाँ साहब आपसे नाराज हो गए थे कि आपने परवेज मुशर्रफ साहब के अस्पताल जाने की मुखालफत की थी और आप उनको फेवर कर रहे थे, और राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन के मामले में आपने जो है ना नाराजगी का इजहार किया था जब उसको मियाँ साहब ने एक्सटेंशन नहीं दी। तो उसके सवाल के जवाब में मैंने ये बात की कि मियाँ साहब ने मुझे ये बात बताई थी, एंड आई विल किल इट देयर, आपके सामने भी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि उधर मैंने वो उसको बताया जो कि 3 दफा उन्होंने वादा किया, मैंने बताया, मैं कह चुका हूं कि प्रोबेबली उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे राहिल शरीफ के। राहिल शरीफ मेरा स्टाफ अफसर था, एक जाती ताल्लुक भी था, चीफ ऑफ स्टाफ था मेरे साथ, और वो प्रोबेबली पब्लिक में और मीडिया में ये बात सामने आई तो मे बी दैट माइट नॉट हैव लाइक्ड इट, इट शुड हैव कम। तो वो बात यह है, बट फैक्ट यह है कि मैंने कोट किया था मियाँ साहब को। मियाँ साहब अगर डिनाई करता है इस बात को, ये बात की बात है, जब मुझे चेंज ओवर हो गया था, सब कुछ हो गया था, ये तो 3 दफा ये बात की गई, और मियाँ साहब ने ये कहा कि मैंने उनको कहा कि आप मियाँ साहब मुझसे ये बात कर रहे थे, मियाँ साहब ने आपको बताया, ही वाज ट्राइंग टू आस्क अबाउट द आर्म फोर्सेस की जी आपके यहाँ तो अगर जब एक फैसला हो जाता है तो उसको बार बार जो ना उसका कैसे ये मुनासिब नहीं है, ये एग्जैक्टली उसके वर्ड्स थे। एंड यू एग्री विद हिम कि वो उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी और वो बिल्कुल ठीक किया? किस चीज का मतलब अगर राहिल शरीफ, देखिए मैं तो आपके मीडिया में, आप तो काफी अरसे से दूर रही हैं, मैं तो शर्तें लगाता था कि राहिल शरीफ का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो मुझसे लगा रहे थे शर्त, तो फिर अच्छा ये मैंने कई मतलब मैंने कहा है, मैंने ये बात भी की कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब मुझे ये बात उन्होंने बताया। आई कुड नेवर बिलीव इट, इवन नाउ आई हैव माय डाउट्स। तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में आपकी राय? जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में आपकी राय? कोई उसके बारे में, जनरल बाजवा के एक्सटेंशन के बारे में सिर्फ चीजों का रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है, हम ठहरा रहे, हमारी एक्स पार्टी, पुरानी पार्टी, ठीक है, वो हर एक के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, लेकिन आज से 7 महीने पहले हम तो सबसे पहले जो है सबसे आगे निकल गए थे उसको सपोर्ट करने के लिए, उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो कि उसके नाम से मुताल्लिक। लेट मी स्टॉप यू यार, बिकॉज़ इसके बाद बड़े पावरफुल 2 सवाल रह गए हैं। वापस आइए इस ब्रेक के बाद टू फाइंड आउट कि मरियम नवाज साहिबा का बयान और नवाज शरीफ का बयान वाकई एक है या नहीं। एंड वेलकम बैक। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बलोच साहब ने बड़ी डिटेल में हमें बहुत सारी चीजें समझाई हैं। जस्ट एक मैं रिकैप करना चाहती हूँ, और सिर्फ आपकी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सॉरी। क्या आप समझते हैं कि नून लीग को इंतखाबात में हराया गया?
मैं ये बताऊंगा कि नून लीग को बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि उसको हराया गया, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, और एक मुनज़्ज़म धांधली की सूरत पीटीआई को जितवाया गया। मैं बल्कि उन हरे हुए लोगों में मैं भी शामिल और पीटीआई को एक मुनज़्ज़म धांधली की बुनियाद पर वजीर आजम बनाया गया, फेवर किया गया उसको। सिलेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर। किस चीज का? सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं यही है, देखें अब धांधली से आया हुआ सिलेक्टेड हुआ ना। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग का बात यह है कि उसके लिए उसको इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं मिली थी। मेजॉरिटी नहीं मिली थी, उसके लिए मेजॉरिटी बनाई गई और उनको लाया गया, उनको इलेक्टेड और सिलेक्टेड के दरमियान में रखा गया। सिलेक्टेड, हम तो सिलेक्टेड कहते हैं। तो मुनज़्ज़म धांधली हुई इस मुल्क में, मुनज़्ज़म धांधली हुई। और आपको लगता है हुकूमत को जाना चाहिए या मुद्दत पूरी करनी चाहिए? आपको लगता है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए? क्या ये हुकूमत को मतलब इसको नए इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए या इसको 5 साल पूरे करना चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी की मुसीबत जो पब्लिक के ऊपर पड़ी है ना, पब्लिक के लिए इसको मजीद बर्दाश्त कर लेना मुमकिन नहीं है। अगर पब्लिक को आप छोड़ेंगे इस तरीके से, कोई पता नहीं, और रोड्स पे आ जाए और एक ऐसी कार्रवाई हो जाए जो खून और खराबे में उसका नतीजा निकले। तो इसलिए पॉलिटिकल लोग जब निकले हैं मैदान में, और ये पीडीएम के थ्रू, एंड ये रेगुलेट कर सकते हैं पब्लिक को उसके उनके रिस्पांस को, और उससे अगर इसकी इनकी वजह से चेंज एक आ जाता है और गवर्नमेंट चली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। जी, मेरे पास किसी किस्म का कोई आई डोंट, मेरे सामने कोई ऐसी शहादत आई नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, नो सीपैक मीपैक की बिल्कुल नॉनसेंस है। एक चीज है, ये जो पॉलिटिकल आदमी होते हैं, ये जो पॉलिटिक्स में होते हैं और गवर्नमेंट में आ जाते हैं, और अगर वो बिजनेस में है तो उनके बिजनेस को फायदा बड़ा होता है। ठीक है ना, एक आदमी बाहर वाला है, उसको अगर बिजली का कनेक्शन 2 साल में मिल जाएगा तो इनको 2 घंटे में मिल जाता है। इसी तरह से गैस का कनेक्शन है, दूसरा है, तीसरा है। तो मतलब फेवर्स दे सकते हैं लेकिन करप्ट नहीं। तो आप इन्हीं चीजों को कह सकते हैं कि ये करप्शन में रखे, आपकी मर्जी है। जैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई ऐसी इसके खिलाफ कोई बात नहीं है जिसको। ठीक है, क्या अकामा बनता था? हाँ जी, क्या अकामा बनता था? अकामा क्या है? अकामा दैट वाज अ बिग जोक, बड़ी जाती थी। क्या नवाज शरीफ आपको एक्सटेंशन नहीं मिली इसलिए अकामा? किस चीज? अकामा इसलिए विकीलीक्स, डॉन लीक्स हुआ, फिर मेमोगेट हुआ, जैसे हमने पहले भी देखा है होता है। बात यह है कि अभी तक कोई चीज साबित तो नहीं कर सके ना। देखिए, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ अभी तक कौन सी चीज, एक अकामा साबित किया उन्होंने जी। अभी अकामा अगर आप समझते हैं कि वाकई इट्स जस्टिफाइड कि उसको टोटली उसके बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाता टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिक्स, मेरे ख्याल में तो आपको लगता है कि उनकी नाअहली को उनको चैलेंज करना चाहिए? दैट इज टू मच। दूसरी बात जो थी ना, मेमोगेट, फलाना गेट, तो ये वो वगैरह वगैरह, और पनामा की कहानी फाइनली पहुंच गई कहाँ पे? कोर्ट पे पहुंचा। ठीक है ना, कोर्ट ने क्या जजमेंट दी? कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि मियां साहब जो ना, उसको 10 साल की कैद है। किस बुनियाद के ऊपर? कि उसके लड़के वहां पर यूके में जो रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल और खर्चा वगैरह वो कमेंशुरेट नहीं है उनके इनकम, जो वहां पर उनकी इनकम होना चाहिए। तो इसके बाप ने यहाँ से करप्शन की होगी, एक अजम्पशन है, उसकी बुनियादी पैसे उधर गए होंगे। तो ये तो आप इसके खिलाफ है अभी तक? मतलब आप मैं कहता रहा हूँ, मैं इसको डिफेंड करता रहा हूँ। ये एक अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर। पहले तो ये बताओ कि अगर चोरी की तो कहाँ की, कितने पैसों की, ये पैसे किस रास्ते से गए, ठीक है ना जी, और कितना पैसा था, क्या था, इसके बारे में तो कोई खबर नहीं। अच्छा, वेरी क्विकली मरीम नवाज शरीफ साहब ने एक बयान में कहा, जलसे में खिताब करते हुए, कि हम इमरान खान को मुखातिब नहीं कर रहे, हम वजीर आजम को, मैं तो उसको वजीर आजम भी नहीं मानती, मैं उसको मुखातिब नहीं कर रही, आप साइड पे हो जाए, आपसे बात कौन कर रहा है? ठीक है, तो ये बात कर दी कि हम आपस में बात करें, इनके दारों की बात की। जुम्मे के दिन स्वात में जलसा होता है, उसमें वो फरमाती हैं कि जो इनके पीछे खड़े हैं वो हट जाए, और अगर वो नहीं हटेंगे तो ये शायद रुक जाए, और अगर ये हट गए तो ये 24 घंटे इमरान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी। ये अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है ये बात। ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और फिर कह रही है कि नेगोशिएशन भी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे सीईसी की मीटिंग में इस मामले के ऊपर डिस्कशन की गई थी, मैंने इसकी मुखालफत की थी। मैंने कहा जी, बात यह है कि टारगेट हमारा इमरान खान होना चाहिए, और इमरान खान उसी सूरत में हट सकेगा जबकि प्रेशर आप उसके ऊपर बिल्ड करेंगे तो मे भी कोई एलिमेंट ऐसा हो जो उसको कह दे के एक तरफ हो जाए, या जो भी अगर कहा जाता है कि एजेंसीज किसी को उसके सपोर्ट में अगर रखा हुआ है तो दे कुड बी पुल्ड बैक, दे कुड बी पुल्ड बैक। ये लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एग्री नहीं किया। वहां पर यही फैसला किया गया कि जो लाने वाले हैं
उनके खिलाफ भी बात की जाएगी और ये कहा जाएगा। तो अब और बात की जाती, मैं कह रही हूँ वही बता रहा हूं, just finishing it। हाँ। बात की जाती रही, उसके बाद मियां साहब तो डायरेक्ट भी हुए, हाँ। उन्होंने तो नाम लिया, तो बाजवा साहब का नाम लिया, फैज साहब का नाम लिया जो एजेंसी से सरबराह है, सब कुछ करके अभी मैं हैरान हूं, कल से जो बीबी बातचीत कर रही है वो तो इनको रोल दे रही है, पॉलिटिकल रोल दे रही है। एक तरफ तो ऑल थ्रू हमारा स्टांस ये रहा था पार्टी का कि जी हम इनका तो कोई पॉलिटिकल रोल होना ही नहीं चाहिए। अभी आप कह रहे हो वोट को इज्जत दो, अभी आप इनके थ्रू जो है ना गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहते हो। तो वोट को इज्जत दो का नारा और पॉलिटिकल नेगोशिएशन विद द फौज, क्या ये कॉल और फेल में तजाद है? दोनों चीजें अलग हैं, ये साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा इकट्ठे होने पे आया है याद कि आपका फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दावत आई है या नहीं आई? JUIF, क्योंकि ये तो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजेक्ट कर देंगे, कभी नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी आपका या तो फिर जिस तरह से बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरह से बनाई गई है बलोचिस्तान में, उस पर तर्ज पे कोई हुकूमत? नहीं, हम तो फिलहाल आराम से बैठे हुए हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, और इन्होंने हमें अप्रोच किया था, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने, उनके डेलीगेशन भी हमारे पास आया था, और उसके अलावा टेलीफोन पे बात हुई, मुलाकातें हुई हैं, लेकिन हमने उनको यही कहा कि इसके ऊपर गौर करेंगे, अपने साथियों से मशवरा करेंगे। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया। नून लीग में वापसी का कौन जी, नून लीग में वापसी का कौन नो क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि अगर जब तक उनका ये स्टांस रहेगा कि डायरेक्टली जो है स्थिति में फौज को एक्यूज करेंगे और उसको ये प्रिविलेज देंगे, लेकिन अगर वो आपके बयानी पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद आप वापसी का नहीं, लेकिन फिर मेरी तो उसके बाद उन्होंने मैं तो उनके खिलाफ कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी की किरदार नहीं। उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है कुछ लोगों ने, मुझे बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर। मैं पार्टी का प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी कहता है कि उसकी क्या अहमियत है, उनकी 2 आदमी चले गए तो क्या हुआ, ये मेरी हैसियत है। वो अपना राना सनाउल्लाह बगैर कुछ सोचे समझे 1-2 महीने पहले की मीटिंग को कोट करता है और मुझे मुनाफिक कहता है। दिस इज अगेन नॉट फेयर। तो बात यह है कि पॉलिटिक्स में ज़ाहिर आदमी उनके साथ हो। अगर कोई आदमी आपका साथी रहा है 10 साल में, एक बात की शिकायत अगर कर दे वो मेरी तरफ से कि मैंने किसी को कोई भी एक पार्टी का, अगर उसके बाद अगर मैं उनको छोड़ देता तो सियासी मामला है, तो ये फिर गालियां देना और गलत लफ्ज इस्तेमाल कर लेना और अजीब किस्म, ये फौज के साथ रहूंगा। मैं अपने मकसद है कि मैं रिटायर्ड सोल्जर हूँ, मेरा ताल्लुक फौज से है, बिल्कुल, और मेरी प्राइड फौज है मुझे। लेकिन मतलब फौजी जमहूरी भी हो सकता है ना, जमहूरियत पसंद भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मकसद है कि आई जस्ट कांट थिंक ऑफ कि मैं फौज की मुखालफत कर सकता हूँ, कोई मुखालफत नहीं करना चाहता। और यहाँ पर हमारा क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दस। आपने गुफ्तगू सुनी बलोच साहब की, आखिर में सिर्फ एक ही लाइन है कि अगर तो वोट को इज्जत देनी है तो फिर सियासी बुनियादों पर नेगोशिएशंस फौज से बनते नहीं है। ये हमारा पैगाम है। आगे ऑफ कोर्स अवाम की मर्जी और बयानिए कहां कब तब्दील हो जाए किसको पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।